अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द इनोवेट आईटी जोन। हमारा आज का टॉपिक है मीन्स फॉर मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारी कोर्स आउटलाइन में जो बिल्डिंग मॉडल है, मॉडल बिल्डिंग उससे रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन को। तो इसके सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को वो हाईलाइटेड करवा देती हूँ। सबसे पहला, मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है पर्पस एंड स्कोप, यानी हमारे मॉडल का पर्पस क्या है, हम उसका स्कोप क्या है। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो हमने अपने मॉडल को प्रोवाइड करना है। फिर वेरिएबल्स एंड पैरामीटर, कौन कौन सी इनपुट्स लेनी है, कौन कौन से इसके वेरिएबल्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, मॉडल का स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन करना है। फिर हमने वैलिडेशन एंड टेस्टिंग करनी है, यानी ये अगर आप लोग देखें तो हमने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ था, इनको पढ़ा हुआ है। रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशंस, यानी जो रिजल्ट्स आएंगे उनको जो हमारी इनपुट करने के बाद जो आउटकम्स आती हैं वो। लिमिटेशंस एंड एजम्पशन, यानी क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या एजम्पशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल डिस्क्रिप्शन के बाद है एक्सपेरिमेंट डिस्क्रिप्शन। इसके पॉइंट्स जो हाईलाइट हुए हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, यानी इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या हाइपोथेसिस हम लोगों ने इन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बनाई हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव से फिर हम लोगों ने डिज़ाइन तैयार करना है। वेरिएबल्स एंड कंट्रोल्स, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। फिर हमारे पास डिस्कशंस एंड कंक्लूजन, यानी जो रिजल्ट्स आए हैं, जो फाइंडिंग्स हम लोगों ने निकाली उस पर डिस्कशन करनी है और फिर हमने अपना कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद आता है इम्प्लीकेशंस एंड फर्दर रिसर्च, यानी हमने फिर अगर हमें फर्दर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसकी मज़ीद रिसर्च करेंगे। अब हम लोग चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। तो हमारे मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट था वो था डिफाइन स्कोप एंड पर्पस। तो डिफाइन स्कोप एंड पर्पस के अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में यही आता है कि हमें मॉडल को क्रिएटेड कैसे करना है, यानी मॉडल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इज द एम्स टू अचीव, इसको हासिल करने का अचीव क्या है। डिफाइन द बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसकी बाउंड्री है उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्रीज को पढ़ लेते हैं। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री इज अ रियल और इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट टू थिंग्स, यानी बाउंड्री क्या है, एक रियल या कोई इमेजिनरी लाइन होती है जो दो चीजों को सेपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये चीज है और एक हमारे पास ये चीज है और इनके दरमियान में एक लाइन है। अब इस साइड वाले को और इस साइड वाले को अलग करने के लिए हमने एक रियल और इमेजिनरी लाइन बनाई है जिसको हम कहते हैं बाउंड्री। उसके बाद आ जाता है सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री इज एन ऑप्शनल विजुअल स्पॉट इन द डायाग्राम। किसी भी डायाग्राम के अंदर जो हमारी विजुअल स्पॉट होती है उसको हम बोलते हैं हमारी सिस्टम बाउंड्री होती है। इट डज नॉट एड सिमेंटिक वैल्यूज टू द मॉडल, ये मॉडल के अंदर किसी किस्म की कोई भी वैल्यूज होती है उसको ऐड नहीं करती है, जस्ट इनको सेपरेशन की वजह बनती है। System boundary refer to the greatest degree that a person or an application can reach in the information system to ensure its security and components, यानी हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी और कंपोनेंट्स की इंश्योरेंस के लिए हमारी सिस्टम बाउंड्री जो होती है एक ग्रेटेस्ट डिग्री के तौर पर रेफर की जाती है, जिससे कोई भी पर्सन कोई भी एप्लीकेशन जो होती है वो इसकी सिक्योरिटी के लिए इसको इंश्योर बनाती है कि हमारी ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये बहुत काम आती हैं। अब टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन सिस्टम बाउंड्री, अब हमने यहाँ पर पहले हमने बाउंड्री पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम बाउंड्री पढ़ा, अब हमने पढ़ना है इंफॉर्मेशन सिस्टम बाउंड्री। इसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए यू मस्ट आइडेंटिफाई नॉट ओनली वेयर द डाटा इज स्टोर्ड, सिर्फ हमें यही फाइंड नहीं करना कि हमारा डाटा कहाँ स्टोर होता है, बट आल्सो वेयर सिस्टम डाटा फ्लॉज एज वेल एज क्रिटिकल डिपेंडेंसीज, और ये भी हमें करना है कि हमारा डाटा जो है वो सिस्टम के अंदर कहाँ फ्लो कर रहा है। इस चीज को हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम बाउंड्री को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आ जाता है लिमिट्स वर्सेस बाउंड्रीज, यानी लिमिट्स और बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस है। लिमिट इज अ समथिंग दैट एक्सटर्नली फेसिंग, लिमिट एक कुछ ऐसी चीज होती है जो एक्सटर्नली हम फेस करते हैं। समथिंग यू आर आस्किंग समवन एल्स टू डू और नॉट, यानी हम किसी को किसी चीज के बारे में कहते हैं या हमें ये कहना चाहिए नहीं, यानी इसको काम करने देते हैं या नहीं करने देते। बाउंड्री जो होती है किसी की इंटरनली फेसिंग होती है। समथिंग यू मस्ट ऑफन डोंट वांट टू डू और हाउ मच यू आर विलिंग टू डू अंटिल यू कैन नॉट वांट गो एनी फर्दर, यानी लिमिट्स क्या होती है कि कोई एक्सटर्नल फेसिंग होती है किसी चीज के बारे में, हम लोग किसी को एक्सटर्नली कहते हैं कि आप ये काम करो या ना करो, जबकि बाउंड्री में क्या होता है कि हम उसको इंटरनली कहते हैं। वहां पर हम लोग लाजमी यानी लिमिटेशंस इंटरनली लगा देते हैं कि आपने ये काम करना है या नहीं करना। ये टोटली हमारे सिस्टम के या हमारे सिस्टम के अंदर जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अब हम लोगों ने सेकंड पॉइंट है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क की जहाँ पर बात आती है इसका मतलब होता है कोई ना कोई ब्लूप्रिंट है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पर जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए वो आता है डिस्क्राइब द थ्योरेटिकल बेसिस और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू डेवलप द मॉडल, यानी मॉडल को डेवलप करने के लिए जो कंसेप्चुअल हमारे पास फ्रेमवर्क होता है उसको आपने डिस्क्राइब करना है थ्योरेटिकली। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग एंड conceptualizing the different components, relationships and behaviors of the system. Conceptual framework help in defining the overall structure and framework of the model, guiding the development of the model descriptions. यानी मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है और इसका काम ही होता है कि हमारे जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, इनके दरमियान हमारे सिस्टम में जो भी बिहेवियर्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, उनकी जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है वो प्रोवाइड करना, इसको कंसेप्चुलाइज करना और उसके लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट जो है वो प्रोवाइड करना। फिर आ जाता है इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स, देयर इंट्रैक्शंस एंड देयर रोल विद इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी इंट्रैक्शंस होती हैं, इंटरकनेक्शंस होती हैं, उनके जो भी रोल्स होते हैं उनको सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई करने में हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हेल्प करता है। बाय यूजिंग अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क द मॉडल डिस्क्रिप्शन बिकम मोर कोहेरेंट, कंसिस्टेंट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड. It ensures that all relevant aspects of the systems are captured and represented accurately in the model. थर्ड वन हम पढ़ेंगे जिसमें आता है वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स, यानी हमारे वेरिएबल्स और पैरामीटर के बारे में। वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडल डिस्क्रिप्शन। मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी इसके पॉइंट्स हैं जितने भी मैंने हाईलाइटेड करवाए हैं हर एक के अंदर ये लाइन जरूर ऐड करनी है कि ये वाले पॉइंट जो है ये मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द डायनामिक एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। हमारे सिस्टम के जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो डायनामिकली होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे वेरिएबल्स। दैट कैन चेंज ओवर टाइम सच एज द स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट और द वैल्यूज that define the characteristics and behavior of the systems, ठीक है। यानी ऐसे एलिमेंट जो हमारे सिस्टम के बिहेवियर्स और उसके जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको डिफाइन करते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, सच एज द कॉन्स्टेंट्स और इनिशियल कंडीशंस। वेरिएबल्स एंड पैरामीटर हेल्प इन डिफाइनिंग द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बीइंग मॉडल्स। यानी हमारे सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज, जो बिहेवियर जिन्होंने मॉडल्ड होना होता है उसको हमारे वेरिएबल्स और पैरामीटर जो है वो डिफाइन करते हैं। बाय स्पेसिफाइंग the variables and parameters in the model description we can define the input output constraints and dependency of the system। यानी जब हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को, हमारे जो भी पैरामीटर जो हमारे मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर जिनको हमने स्पेसिफाई करना है उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो इनपुट है, आउटपुट है, कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी जो जो उसके अंदर रूल्स हमने अप्लाई करने हैं, जो भी डिपेंडेंसी जो सिस्टम के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं उन सबको हम डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है हमारा ये हमारे वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। उसके बाद है ओवरऑल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मॉडल डिस्क्रिप्शन बाय डिफाइनिंग द डायनामिक एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम एनेबलिंग एक्यूरेट सिमुलेशंस एंड एनालिसिस। यानी हमारा जो वेरिएबल्स एंड पैरामीटर ओवरऑल हमारे जो भी सिस्टम है, हमारा जो मॉडल डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर वाइटल रोल प्ले करते हैं और ये हमारे सिस्टम के एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी यानी हमारे सिमुलेशन होती है मॉडलिंग की उसको एक्यूरेटली डिफाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है मॉडल स्ट्रक्चर। अब मॉडल स्ट्रक्चर क्या काम करता है हमारे मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये तो हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, कंपोनेंट्स आपस में रिलेट भी करते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, जो भी इंटरेक्शंस होती हैं इनके दरमियान में उसको क्लियरली ऑर्गेनाइज करता है, क्लियरली डिफाइन करता है। इन मॉडल डिस्क्रिप्शन मॉडल स्ट्रक्चर इज अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम्स कंपोनेंट रिलेशनशिप्स एंड देयर इंटरेक्शन। दिस स्ट्रक्चर डिफाइन द मॉडल्स एंड अरेंज देयर एलिमेंट्स to simulate, analyze the system's behaviors and properties. Model structure is a blueprint. अब देखिए जैसे मैंने conceptual framework की बात की थी कि वो भी हमारे पास हमारे जो भी components होते हैं उनके दरमियान में जो भी relationships होते हैं उन सबको define करते हैं clearly और हमें एक blueprint provide करते हैं। तो model structure भी यही काम करता है कि हमें हमारे model description के लिए एक blueprint provide करता है। In model structure we use hierarchy of components, connections and dependencies so we understand the overall structure and organization of
उस सिस्टम को हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे मॉडल का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये हमारे पास क्या है, मॉडल स्ट्रक्चर। वैलिडेशन एंड टेस्टिंग पॉइंट नंबर 5 है हमारे मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर। वैलिडेशन एंड टेस्टिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडल डिस्क्रिप्शन। वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन इज द प्रोसेस टू शो द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल एंड वेरीफाई दैट द मॉडल रिप्रेजेंट द सिस्टम एक्यूरेटली और नॉट। यानी वैलिडेशन क्या होता है? ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे मॉडल को एक्यूरेटली शो कराता है और वेरीफाई करता है कि क्या ये मॉडल जो है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं। इन दिस वी कंपेयर द आउटपुट ऑफ द मॉडल विद द रियल वर्ड ऑब्जर्वेशन डाटा और एग्जिस्टिंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमारी आउटपुट आती है, यानी जो इनपुट डालने के बाद हमारी आउटपुट आती है, जो फाइनल हमारा मॉडल बनता है, हम उसको फिर रियल वर्ड के साथ जो है वो कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं। फिर हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द वैलिडेशन। Testing is a part of the validation in which we evaluate the model through various test cases। यानी हमारे पास टेस्टिंग क्या है? वैलिडेशन का ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम लोग मॉडल्स के जो वेरियस मॉडल्स के जो हैं वो, यानी इसमें मॉडल को वैल्यूएट करते हैं डिफरेंट टेस्ट केसेस के थ्रू। यानी इसके अंदर हम लोग टेस्ट कर कर के देखते हैं, यानी जैसे कि हम लोग जो है वो इनके अंदर डिफरेंट इनपुट्स डालते हैं और देखते हैं कि हमें उस पर क्या आउटपुट मिल रही है। तो ये एक तरह से टेस्ट ही होता है, ठीक है। तो टेस्टिंग क्या होता है? ये भी हमारी वैलिडेशन का ही पार्ट होता है, जिसमें हम लोग अपने सिस्टम को एक्यूरेटली, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको हम लोग सक्सेसफुली जो होते हैं वो उसको वैल्यूएट करके देखते हैं कि क्या इस पर हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेटली रन हो रहा है या नहीं। Testing is working, system is working accurately or not. In testing process we simulate different scenarios. Testing process में हम क्या करते हैं? हमारे जो different scenarios होते हैं उनको हम लोग simulate करते हैं, inputs and condition to analyze the output of the model. Validation and testing enhance the quality and reliability of the model. यानी ये हमारे मॉडल की जो भी क्वालिटी होती है, जो भी रिलायबिलिटी होती है, उसको क्या करते हैं? उसको इनहेंस करते हैं। They ensure that model is reliable and accurate and it is suitable for simulation and modeling. In this process of validation and testing, we improve the model through feedback and also we remove errors and identify the limitation. जाहिर बात है, जब हम वैलिडेट करते हैं तो इसमें हमारे जो कस्टमर्स होते हैं हम लोग उनकी राय भी लेते हैं, यानी हमें जो फीडबैक मिलते हैं उसकी बेस पर हम लोग क्या करते हैं कि हम जो भी एरर्स वगैरह होते हैं, जो भी हमें इंप्रूवमेंट्स करनी होती है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, जहाँ जहाँ हमें अपने फीचर्स ऐड करने होते हैं, तो वो हमारे फीडबैक के थ्रू भी हम लोग उसको कर सकते हैं। और हमारे जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको इस बात का इंतजार रहता है कि लोग उनको क्या फीडबैक देंगे और कहाँ पे उन्हें अपने मॉडल को इम्प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, विच इज द फाइनल आउटपुट होती है जो हमारी सिमुलेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ मॉडल के बाद जो हमें आउटकम्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं रिजल्ट। इट कैन एक्सप्रेस्ड इन Result is the outcome of simulation or execution of model. It can express in numerical values, graphs or in other forms. Result tell us how the system behave or react on model on specific inputs or condition. यानी result ही हमें बताता है कि हम लोग different inputs के ऊपर हमें कौन कौन सी output जो है वो मिलती हैं। फिर interpretation क्या होता है? ये हमारे result से जो हमें outcomes मिलती हैं, ये उनको understand करने, उनके meaning को analyze करने के लिए हम use करते हैं interpretation को। Interpretation is the process of understand the meaning and significance of result after analyze. Interpretation tell us what the result indicate or provide the system behaviors, properties or characteristics. Through this we improve the understanding of system and also we give suggestions to refine the model. यानी इसके थ्रू जो है वो हम लोग ये फीडबैक के तौर पे ही काम करता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन जो होता है इसमें हम चूंकि हमारे जो रिजल्ट आता है उसके जो मीनिंग होता है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो हम सुगेस्ट कर सकते हैं कि अपने मॉडल को रिफाइन करना है, किस तरह से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। द लास्ट वन इज इन द मॉडल डिस्क्रिप्शन इज लिमिटेशन एंड एजम्पशन।
तो लिमिटेशन एंड एजम्पशन क्या है, ये हमारे मॉडल डिस्क्रिप्शन के अंदर वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब लिमिटेशन जो है ये मॉडल का उस कॉन्सेप्ट को रेफर करता है जिसमें मॉडल का कुछ लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये लिमिटेशंस मॉडल की एक्यूरेसी, उसकी जो भी कम्प्लेक्सिटी होती है या स्कोप से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। अब लिमिटेशन हमें बताते हैं कि मॉडल किस हद तक एक्यूरेट या एप्लीकेबल है और उसका यूज क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। Limitation refer to the useful aspect of the model in which the model has certain limitations or restrictions. These limitations may be related to the accuracy, complexity, or scope of the model. Limitation tell us how accurate or applicable the model is and what are the constraints on its use. फिर assumptions आ जाते हैं। assumptions are the foundation of the models. हमारे मॉडल का जो फाउंडेशन होता है वो assumptions होता है, यानी मॉडल का फाउंडेशन जो होता है वो assumption के ऊपर बेस करता है। ये assumptions हमारे अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और अवेलेबल डाटा पर डिपेंड करते हैं। assumptions हमें बताते हैं कि मॉडल के डेवलपमेंट में हमने क्या क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। ये सिस्टम के बिहेवियर्स, प्रॉपर्टीज या रिलेशनशिप के बारे में होती हैं। सो उसको रीड आउट करते हैं। assumptions are the foundation of the model. These assumptions depend on our understanding, knowledge and available data. Assumptions tell us what assumptions we have relied upon in developing the model. These are generally related to the behavior, properties or relationship of the system. Overall, limitation and assumptions are an important component of the model description के important components होते हैं। ये था हमारा मॉडल डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन। ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बिल्डिंग मॉडल के अंदर।